छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए मतदान कल। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए किए व्यापक प्रबंध। राजस्थान में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। चुनावी रण के लिए प्रचार जोरों पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए जेपी नड्डा ने रायगढ़ में चुनावी रैली को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कर्टन रेजर ब्रीफिंग को किया संबोधित। कहा, इफ्फी दुनिया भर की फिल्मों का मंच, पायरेसी पर सरकार ने उठाए कठोर कदम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा ऑड इवन सिस्टम। 6 से 12 तक सभी कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन। ग्रैब 4 के तहत बाकी पाबंदियां भी रहेंगी लागू। आईसीसी विश्व कप में दिल्ली में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला। श्रीलंका की खराब शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। छत्तीसगढ़ में कल 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का जनता फैसला करेंगी। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ गांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और वहीं बात करें मिजोरम विधानसभा की, तो यहां कल शाम प्रचार थम गया है। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। राज्य में 4,39,026 महिलाओं सहित 8,57,000 से अधिक मतदाता हैं, जो 174 उम्मीदवारों को के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगभग 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। पूरे राज्य और बांग्लादेश और म्यांमार से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3,000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,400 कर्मी तैनात किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। खास बात यह है कि इस बार नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांवों के 35,000 मतदाताओं को आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में मतदान करने का मौका मिलेगा। साथ ही इस बार के चुनाव में बस्तर संभाग के अति संवेदनशील क्षेत्रों में महिला कमांडोज की भी तैनाती की गई है। जगदलपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर तुलसी डोंगरी पहाड़ियों की तलहटी में बसा चांदामेटा गांव। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इस गांव के मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अब पहाड़ियों और नालों को पार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार इनके गांव में ही मतदान केंद्र बना दिया है। साथ ही प्रदेश के नक्सल गढ़ माने जाने वाले इलाकों में 126 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे 120 गांव के 35,000 मतदाता अपने गांव में ही वोट डाल सकेंगे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने लगभग 126 नया मतदान केंद्र बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। लगभग 120 से अधिक नवीन मतदान केंद्र बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थापित की जा रही है, जिसमें मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना मताधिकार प्रयोग करने की उनका सुविधा उपलब्ध की जा रही है।
बस्तर क्षेत्र में पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि बस्तर में होने वाले पहले चरण के चुनाव में महिला कमांडोज की भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती की गई है। इन्हें दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स और सुकमा में दुर्गा फाइटर्स के नाम से जाना जाता है। इस समय बहुत ही अच्छा तैयारी है। हमारे डीआरजी में और कमांडो में बहुत ही जुनून दिख रहा है, जिसे चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। पूरी तरीके से तैयार है। हमारी महिला कमांडो और हमारी डीआरजी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव कराने के लिए। हर अंदर गांव में जितना अधिक से अधिक हो सके चुनाव कराने के लिए तैयार है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी बताते हैं कि इन महिला कमांडोज की तैनाती से स्थानीय महिलाओं और युवतियों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इन महिला कमांडोज की ड्यूटी नक्सल पीड़ित इलाकों में लगाई गई है। खास तौर पर इस बार महिला बल सदस्य का जो भूमिका काफ़ी एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। हमारे पास बस्तर फाइटर में भी है और डीआरजी में भी महिला कमांडोस है। उदाहरण स्वरूप दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स है, सुकमा में दुर्गा फाइटर्स। इस प्रकार ट्रेंड महिला कमांडोस हमारे पास उपलब्ध है। उनका भी मतदान संबंधित समस्त प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, ताकि जैसे मतदाता को भी हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में उनका विश्वास दे सकता है। उम्मीद है कि चुनाव में इन महिला कमांडोज की तैनाती से न सिर्फ अंदरूनी इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सकेगा, बल्कि इन्हें देखकर गांव की महिलाएं भी चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान कर सकेंगी। बस्तर से डीडी न्यूज के लिए सोमेश पटेल की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। राज्य में 200 विधानसभा सीट है। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटी रहीं और पूरी तरह देखभाल कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मेद स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। नामांकन भरने के बाद 7 नवंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। फिर 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत एक तरफ जहां लोगों को गारंटियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा गहलोत सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस सरकार ने चावल, कोयला, शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला किया। जेपी नड्डा ने कहा कि यह झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? और नौजवानों की भर्ती में अपने रिश्तेदारों को, नेताओं के रिश्तेदारों को और अफसरों को रखा कि नहीं रखा? और आम नौजवान बेकार रहा कि नहीं रहा? तो ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए हवाई बातें करने का आरोप लगाया। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर कर्टन रेजर ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस को संबोधित किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरा और समय के साथ साथ भारत का फिल्म बाजार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इफ्फी पूरी दुनिया के फिल्मों को मंच देने का काम करता आया है। India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year. If you look at the average growth of the last 3 years, stands at average growth of 20% annually. So with highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि हमने पायरेसी के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़े कदम उठाने के अपने वादे को पूरा करके दिखाया है। कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड आज भारत बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहती थी। फिल्म बनाने के लिए जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता था, लेकिन चुराने वाला चंद मिनटों में चुराकर न जाने कहां कहां एग्जिबिट करता था। हमने वायदा किया था मोदी सरकार में कि इस पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे और 1952 में जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया था उसमें बदलाव, अमेंडमेंट करने का काम हमने 2023 में किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, अभिनेता, निर्देशक माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के खास सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने कंटेंट और रीच से लोगों को लुभाया है, उसे देखते हुए इस बार इफ्फी में बेस्ट वेब सीरीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जब हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ज्यूरी भी हमारी जो है वो जेरम है, कैथरीन है, हेलन है और शेखर कपूर इसके चेयरपर्सन हैं। इस बार हमारे एक्टर और प्रोड्यूसर हु इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड सिनेमा and who is known for his contribution in the film industry, Michael Douglas, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा उसके लिए दिया जा रहा है। कोविड के समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लगातार बढ़ोतरी देखी है। प्लेटफॉर्म्स भी बड़े हैं ओटीटी के, तो लोकल कंटेंट भी यहां पर बनना बहुत शुरू हुआ है। कई हजार घंटों का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अब भारत में बन रहा है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी अवार्ड सेलिब्रेटिंग द आउटस्टैंडिंग कंटेंट क्रिएटर्स ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और इसी के साथ ही समाचार में अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक आज आईआईटी गांधीनगर में आयोजित हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लियर से संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों देशों की शिक्षा और कौशल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने परस्पर हित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा दोनों देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने बैठक में शिरकत की। शिक्षा
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत के प्रतिभावान छात्रों को देश में ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल रहे हैं। दोनों देशों के बीच में 400 MOU है, 400 एंगेजमेंट है इंस्टीट्यूशंस हमारी और उनके बीच में। ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, स्किल सेक्टर में बढ़ेगा, मोबिलिटी में बढ़ेगा। भारत में पहली बार बाहर के विश्वविद्यालय ओवरसीज कैंपस खोल रहे हैं। गिफ्ट सिटी हमारा देश की एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बन चुकी है। हमने 2 यूनिवर्सिटी यहाँ रुचि दिखाए थे, उलोंगोंग यूनिवर्सिटी और डेकिन यूनिवर्सिटी। हमारी देश की टैलेंटेड नौजवान अफोर्डेबल एजुकेशन मिल पाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हमारे देश में कैंपस खोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो बताया उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर कि भारत में केंद्र सरकार देश भर में 27.50 प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के जरिए लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई है। ये मोदी सरकार का क्रांतिकारी फैसला है। उन्होंने कहा कि लोगों को खाद्य आपूर्ति उचित मूल्य पर मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने सस्ती दरों पर खाद्य आपूर्ति कराई है। दाल भी 60 रुपए में उपलब्ध की जाती है देश भर में। अब उसके पहले टमाटर हो या प्याज हो, जब जब उपभोक्ता के ऊपर किसी वस्तु का कीमतों में परेशानी नजर आई, तब तक केंद्र सरकार ने पहल की और लोगों तक सस्ते में ये वस्तु मिल सके, खाद्य पदार्थ मिल सके, इसकी चिंता करने का एक नया पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के एक मंत्री समूह ने ऐसा निर्णय लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस वीडियो में बात कर रहा व्यक्ति अपना नाम शुभम सोनी बता रहा है। ऐसा दावा है कि वो महादेव ऐप का मालिक है। उसका कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर वो दुबई गया और अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूं और मैं महादेव बुक का ओनर हूं। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। महादेव ऐप मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 साल पहले जांच शुरू की थी, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया। उन्होंने पत्र तो लिखा, लेकिन किसे लिखा ये कोई नहीं जानता। वो सिर्फ इस जांच को बढ़ाना चाहते थे ताकि वो ऐप से पैसे ले सकें। उन्हें ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले हैं और अब उन्हें जवाब देना होगा। वहीं ईडी ने कल पहली बार हमसे इस ऐप को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है और हमने तुरंत ऐसे 22 ऐप ब्लॉक कर दिए। कांग्रेस का एक नया स्ट्रैटेजी है, नया स्ट्रैटेजी नहीं है, पुराना स्ट्रैटेजी का एक नया अवतार है कि जब वो पकड़े जाते हैं कुछ ना कुछ बोलकर, झूठ बोलकर निकलना चाहते हैं। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन इस इलीगल ऐप तो क्रिमिनल ऐप पे कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सरकार। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल में उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया नहीं है। जो उनके पास पावर थे और हम ब्लॉक कर सकते थे अगर उन्होंने लिखा होता। ये भी इसमें दो राय नहीं है कि उनको पैसा मिला है इस ऐप से। समाचार में अभी रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है,
खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भाजपा ने झारखंड की वर्तमान सरकार पर ईडी अफसरों के खिलाफ खतरनाक साजिश और नक्सलियों से संपर्क का बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूरे राज्य में सिस्टम धराशायी हो गया है और संवैधानिक मशीनरी भी ध्वस्त हो गई है। प्रतुल शाहदेव ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जेल से सरकार चल रही है। जेल में बंद सत्ता के दलाल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी खबरें मीडिया में लगातार आ रही हैं कि सत्ता के शीर्ष में ऑपरेट करने वाले जेल में बंद दलालों के खिलाफ जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों, गैंगस्टर्स का सहयोग लिए जाने का षड्यंत्र हो रहा है। में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये बेहद ही चिंतनीय है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले में खान और भूविज्ञान विभाग की उप निदेशक प्रतिमा की राज्य की राजधानी के डोडा कला संद्रा स्थित आवास पर मृत पाए जाने के एक दिन बाद पुलिस ने उनके पूर्व कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले में उप निदेशक के रूप में कार्यरत 45 वर्षीय वरिष्ठ भूविज्ञानी प्रतिमा की रविवार को उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। पहले उनका गला दबाया गया था और फिर धारदार हथियार से रेता गया। मामले में पुलिस ने कहा कि क्षेत्राधिकारी सुब्रमण्यपुरा पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और संदेह के आधार पर 3 गिरफ्तारियां की। उनमें से एक प्रतिमा पूर्व ड्राइवर किरण कथित हत्यारा निकला। आरोपी अनुबंध के आधार पर काम करता था और पिछले सप्ताह उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि मामले में अधिक जानकारी पूछताछ के बाद सामने आएगी। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ऑड इवन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर बुलाई गई आपात बैठक में यह फैसला लिया। राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक की पाबंदी लागू रहेगी। इससे पहले प्राइमरी स्कूल्स को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया था। राजधानी में पहले ही बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं। दिल्ली में अब 6 से 12वीं तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं इस बीच पंजाब में धान की कटाई में तेजी आने के साथ पराली जलाने के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को इस सीजन के एक दिन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 3,230 मामले सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा 551 मामले मुख्यमंत्री के जिले संगरूर से सामने आए हैं। रविवार को अमृतसर को छोड़कर राज्य के प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया। राज्य में इस बार 5 नवंबर तक पराली जलाने के 17,403 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष इस स्थिति के मुकाबले कम है। गत वर्ष 5 नवंबर तक 29,400 मामले सामने आए थे, जबकि 2021 में 28,792 मामले सामने आए थे।
आईसीसी विश्व कप में इस समय श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 96 रन बना लिए गए थे। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुशल परेरा पहले ओवर में 4 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। कप्तान कुशल मेंडिस कुछ खास नहीं कर पाए और 19 रन बनाकर ही पैवेलियन लौट गए। शानदार फॉर्म में चल रहे पथुम निसांका अच्छी शुरुआत के बाद 41 रन बनाकर तंजिम हसन की गेंद पर आउट हो गए। और आपको फिर बता दें कि 5 विकेट पर 169 रन, ये हम आपको जो ताज़ा आंकड़ा है क्रिकेट का वो बता रहे हैं, और 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन। बहरहाल ये मैच कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगली खबर की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंकारा पहुंचे, जहां वो तुर्की के अपने समकक्ष हाकन फिदान के साथ गाजा संघर्ष पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन के आने से कुछ घंटे पहले ही फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के आवासीय परिसर वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से ये भूकंप जो आया इसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर हुआ है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और वही बात है कि नेपाल ही भूकंप का केंद्र था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, क्या जानकारी है? तापस, आप सुन पा रहे हैं? हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, जानना चाहेंगे, नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, बहरहाल अभी की क्या जानकारी आपके पास है भूकंप के मामले को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक और बार ये जो भूकंप आया है ये नेपाल पे आया है। इसका जो एपिसेंटर है वो नेपाल है और 5.6 इसका जो ट्रेमर फील के आगे तीव्रता इसकी 5.6 की है। करीब 10 किलोमीटर नीचे इसकी गहराई है। तो ये आप सोचिए करीब ये जो पिछले एक हफ्ते में ये 14वां या 15वां ये अर्थक्वेक आया है, ये भूकंप आया है नेपाल में। अगर मैं पिछले कुछ दिनों से जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से तो ये 14वां या 15वां ये ऐसा आया हुआ है नेपाल की तरफ से कंटिन्यूसली। जो हम बता रहे थे इससे पहले भी करीब कुछ दिनों पहले भी कि 6.4 की जो भूकंप की तीव्रता था उसके बाद से बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं, आफ्टर शॉक्स भी हैं। उसके बाद ये आज दूसरा ऐसा आया है। तापस, 3 दिन की यदि हम बात करें तो 3 दिन में ये दूसरी बार हम सभी ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और इसके पहले जब देर रात 11:30 बजे जो भूकंप आया था वो भी बहुत ही जबरदस्त भूकंप था और वो हम सभी ने महसूस किया था। तो क्या माना जाए, जैसा कि कहा जाता है कि जब एक बार भूकंप आता है तो उसका जो असर है वो दोबारा से भी होता है, तो ये उसी का नतीजा माना जाए क्या? ये उसका लेकिन आफ्टर शॉक इसके बाद आ सकता है क्योंकि 5.6 जो है वो इसकी अच्छी खासी तीव्रता मानी जा सकती है। और अगर 5.6 है तो उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आफ्टर शॉक आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। एक अनुमान अगर कहूँ आपसे कि इससे पहले अगर इसी नेपाल की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ये जो अगर हम शुक्रवार अगर बात करें, शुक्रवार से लेके उससे पहले भी तो भूकंप के झटके लगातार करीब पिछले शुक्रवार से ये आप समझ लीजिए करीब 12 या 13 भूकंप के झटके लगातार। एक जो 6.4 आया था उसके बाद 2 से लेकर 4 तक एक फ्रीक्वेंसी पे हमने देखा है कि भूकंप के झटके आए हैं। क्योंकि ये टेक्टोनिक शिफ्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, टेक्टोनिक प्लेट में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसमें आसपास
के इलाकों में भी ये देखने को मिलता है और ये कंटिन्यू ये प्रोसेस वो उस टाइम पे कुछ दिन ऐसा चलता रहता है। खासतौर से ये जैसे आज है, आज का भी बहुत अच्छी खासी तीव्रता के साथ आया है। 5.6 की तीव्रता, वो भी 10 किलोमीटर के डेप्थ में। जब 10 किलोमीटर का डेप्थ है यानी ज्यादा ऊपर है और इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है ये नॉर्थ इंडिया